यस तो हेलो एवरीवन, राहुल है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी एंटमैन एंड द वास्प की। ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब जैनेट पहली बार क्वांटम रेल्म में फंस गई थी। वहाँ आसपास की चीजों को देखकर काफी ज्यादा घबरा रही होती है, तभी उसके ऊपर कुछ क्रिएचर आकर हमला करते हैं। वहाँ उन क्रिएचरों से बचने की कोशिश कर रही होती है, तभी उससे वहाँ पर एक और आदमी दिखाई पड़ता है। वहाँ उससे पूछती है कि ये कौन सी जगह है। ये शख्स होता है कैन द कॉर्कनर। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है इस कहानी का लीड कैरेक्टर स्कॉट यानी कि एंटमैन को देख पाते हैं। और वह जब से एवेंजर्स में शामिल हुआ था तब से उसे बहुत सारे लोग जानने लगे थे। पहले तो ये सारे लोग स्कॉट से नफरत करते थे, मगर अब यही लोग स्कॉट के दोस्त बन चुके हैं। और उसकी गर्लफ्रेंड होप अपनी डैड की कंपनी संभाल रही है और वहाँ पेन पार्टिकल का इस्तेमाल दुनिया को अच्छे भविष्य देने के लिए कर रही है। इनकी लाइफ काफी मस्त चल रही थी, यहाँ तक कि स्कॉट ने अपने ऊपर एक किताब को भी लिखा था। वह हर एक काम को छोड़कर बस एक अच्छे डैड बनने की कोशिश कर रहा है। तभी स्कॉट को जेल से कॉल आता है कि तुम्हारी बेटी कैसी को वहाँ बेघर लोगों के लिए प्रोटेस्ट कर रही थी, मगर पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया क्योंकि वहाँ पुलिस के काम में रुकावट बन रही थी। अब स्कॉट और होप जाकर कैसी को छुड़ाते हैं और उसे साथ लेकर आते हैं। स्कॉट कैसी को समझाता है कि तुम एक दिन हीरो बनने की चक्कर में किसी मुसीबत में पड़ सकती हो, मगर कैसी का कहना था कि मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ और मेरी अपनी सुरक्षा के लिए मेरे पास एंटमैन की सूट भी है, तो मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। अब यहाँ पे पहली बार स्कॉट को मालूम पड़ता है कि कैसी के पास उसका एंटमैन सूट भी है। इसके बाद हम लोग हैंक और जेंट के साथ इन लोगों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये लोग एक साथ ही रहते थे। जहाँ पर कैसी हैंक और होप के साथ मिलकर क्वांटम रेल्म के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहती थी। हैंक स्कॉट को दिखाता है कि हमने एंट के ऊपर और भी ज्यादा रिसर्च किए हैं, जिससे सारे एंट हैंक के इशारों पे सारे काम कर सकते थे। यहाँ पर कैसी इन सब को बताती है कि मैंने एक डिवाइस को बनाया है जिसकी मदद से हम क्वांटम रेल्म के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। लेकिन इस बात से जेनेट बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जिंदगी के पूरे 30 साल क्वांटम रेल्म में गुजारे थे, मगर कैसी को नहीं मालूम था कि क्वांटम रेल्म कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन कैसी कहती है कि हमें क्वांटम रेल्म के बारे में जानने के लिए क्वांटम रेल्म में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी डिवाइस की मदद से यहीं पर बैठे बैठे क्वांटम रेल्म की सारी बातें जान सकते हैं। उसका डिवाइस रेडियो सिग्नल क्वांटम रेल्म में भेजता है और फिर उन्हें वहाँ का सारे डेटा को कलेक्ट कर इन सबको दिखाया जाता है। लेकिन रेडियो सिग्नल की बात सुनते ही जेनेट काफी ज्यादा घबराने लगती है और वह कैसी को कहती है कि तुम इस डिवाइस को बंद करो, और जब वह नहीं बंद करती तो जेनेट खुद उस डिवाइस को बंद कर देती है। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि वो डिवाइस अपने आप ऑन हो जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे चीजों को अपनी तरफ खींचने लगती है, जिस वजह से ये सारे लोग उस डिवाइस के अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर जितने भी एंट थे वो सब क्वांटम रेल्म में आ चुके थे। स्कॉट और कैसी दोनों क्वांटम रेल्म में एक ही जगह पे गिरे थे और ये दोनों अपने आसपास की जगहों को देखकर इन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर हम लोग गिरे कहाँ पे हैं। और इधर होप और हैंक जेनेट को ढूंढ रहे होते हैं और तभी वहाँ पे जेनेट आती है और वो इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों यहीं पर छुप कर रहो। इधर स्कॉट होप से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगा था, मगर उसका कांटेक्ट होप से नहीं हो रहा था और वहाँ कैसी को बार बार दिलासा दे रहा था कि हम दोनों सेफ हैं, हमें कुछ नहीं होगा। और तभी एक बड़ा सा क्रिएचर इन दोनों पे हमला करता है और ये क्रिएचर इन दोनों को मारने ही वाला होता है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और वे सब उन क्रिएचर को मारकर इन दोनों को बचा लेते हैं। ये लोग यहीं पे क्वांटम रेल्म के अंदर रहने वाले थे और ये सब कैसी और स्कॉट को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ये लोग स्कॉट को एक ड्रिंक पिलाते हैं और जैसे ही स्कॉट इस ड्रिंक को पीता है वैसे ही इसे इन लोगों की भाषा समझ में आने लगती है। तब स्कॉट इन लोगों को बताता है कि हम लोग कैसे यहाँ पर आए और हम लोग आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन वहाँ का लीडर जिनका नाम जिनतोरा था, वह कहती है कि तुम लोग ऊपर से आए हो और तुम्हारे पीछे कॉन्करॉन आता ही होगा, जिसने हमारी दुनिया को बर्बाद कर कर नर्क बना दिया। लेकिन यहाँ पर स्कॉट को नहीं समझ आ रहा होता है कि आखिर ये कॉन्करॉन है कौन। और इधर जेनेट को वहाँ के कुछ लोगों का ग्रुप मिलता है जो कि ये लोग जेनेट को पहले से ही जानते थे। इसे देखकर होप और हैंक हैरान थे। वहाँ के रहने वाले लोग सब इन्हें एक क्रिएचर देता है जिसकी मदद से ये लोग सवारी कर सकते हैं। ये लोग इस क्रिएचर पे बैठकर एक जगह पे जाते हैं जहाँ पर जेनेट इन दोनों को वहीं ड्रिंक पिलाती है, जिसकी मदद से ये दोनों भी यहाँ के लोगों की भाषा को समझ सकते हैं। यहाँ पर जेनेट अपने पुराने दोस्त कराइलर से मिलकर उनसे मदद मांगती है, क्योंकि जेनेट ने कराइलर के साथ मिलकर कॉर्कुरन के खिलाफ युद्ध किया था। लेकिन तभी जेनेट को मालूम पड़ता है कि कराइलर कॉर्कुरन से मिल चुका है। लेकिन ये तीनों कैसे तैसे कर इसके ही शिप को चुरा कर
वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर जेंटोरस स्कॉट को बता रही होती है कि कैसे कॉर्कोरन ने हमारे लोगों को मारकर अपना एक एम्पायर खड़ा किया और जो लोग बच गए वो सब छुप छुप कर कॉर्कोरन को मारने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से उनके ऊपर कॉर्कोरन के लोग हमला करते हैं, क्योंकि कॉर्कोरन को इनके बारे में मालूम पड़ चुका था। ये सारे लोग कॉर्कोरन के लोगों से लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी कैसी देखती है कि जेंटोरा को ये लोग पकड़ने वाले हैं, तो वहाँ बिना कुछ सोचे समझे उसकी मदद करने के लिए चली जाती है, क्योंकि उसका सूट भी उसके साथ था। और ये देखकर स्कॉट भी उसके पीछे चले जाता है उसकी मदद करने के लिए। अब ये दोनों मिलकर कॉर्कोरन के लोगों के साथ एक दमदार लड़ाई लड़ने लगते हैं, लेकिन तभी इनके ऊपर एक बड़ी सी मशीन आकर हमला करने लगती है। अब सब यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगे, लेकिन तभी वो मशीन स्कॉट के सामने आकर कहती है कि तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा स्कॉट। और तब वहाँ अपना चेहरा दिखाता है, जिसे देखकर स्कॉट पूरी तरह हैरान रह जाता है, जो कि वो बैरन था और एंटमैन ने पहले पार्ट में ही इसे उसके सूट में ही मारकर खत्म कर दिया था। वहाँ कैसी और स्कॉट को पकड़कर जेल में लाता है और उसे बताता है कि मैं उस दिन मारा नहीं था, मैं तो उस दिन क्वांटम रेल में आ चुका था। मुझे कॉर्कोरन ने बचाया और मुझे एक मशीन बना डाला और अब मेरा नाम मोडॉक है। जेनेट, होप और हैंक को सारी कहानी बता रही होती है कि जब मैं क्वांटम रेल में थी तो मुझे कैम मिला, वह मेरी तरह ही यहाँ पर फंस चुका था। उसने मुझे बताया कि मैं स्पेस ट्रेवलर और मेरी शिप खराब हो जाने की वजह से मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ। उसके पास एक ऐसा शिप था जिसकी मदद से वह किसी भी टाइम लाइन और किसी भी यूनिवर्स में जा सकता था। इसीलिए मैं उसके साथ मिलकर उसकी शिप को ठीक करने की कोशिश करने लगी ताकि वह वापस अपने घर जा सके। हमने काफी सालों तक मेहनत किया और हमें एक दिन सफलता मिल गई। हमने उस शिप की एनर्जी को रिचार्ज कर लिया और उस एनर्जी को कैंग के शिप में लगाने लगे। तब वो पूरा शिप न्यूरोकाइनेटिक था, जो कि उसके माइंड से पूरी तरह जुड़ा था। जेनेट ने जब उसके शिप को छुआ तो वहाँ उसके दिमाग को देखा, जहाँ पर उसने देखा कि उसने कई सारी टाइमलाइन और कई सारी यूनिवर्स को पूरी तरह तबाह कर रख दिया। और वहाँ क्वांटम रेल में फंसा नहीं था, बल्कि इसे किसी ने फंसाया था ताकि वहाँ बाहर आकर और भी सारे यूनिवर्स को तबाह न कर पाए। लेकिन तब तक इसका शिप पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था और इसने अपना सूट भी पहन चुका था। वहाँ जेनेट से कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक पहुँचा दूंगा और तुम्हारे यूनिवर्स को भी तबाह नहीं करूंगा। लेकिन जेनेट को यहाँ मंजूर नहीं था। वहाँ एनर्जी स्टोर को लेकर वहाँ से भागने लगी, लेकिन वहाँ कैंग से ज्यादा दूर भाग नहीं पाई, क्योंकि कैंग के पास उसका सूट भी आ चुका था। लेकिन जेनेट अपने पेन पार्टिकल की मदद से उस एनर्जी बॉक्स को काफी ज्यादा बड़ा कर देती है, जिसकी वजह से कैंग उस तक पहुंच नहीं सकता था। अब वह हमेशा के लिए इस जगह पे फंस चुका था, लेकिन अब इसके पास इसका सूट था, इसीलिए वह अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से अपना एम्पायर खड़ा किया। और जेनेट इससे छुप छुप कर लड़ती रही जब तक हैंक ने उसे क्वांटम रेल से बाहर नहीं निकाला और उसे घर नहीं लाया। तब तक वह उन सब से लड़ती रही, मगर वह अब तक अपने दिल में गिल्टी के साथ जी रही थी कि वह उस यूनिवर्स में एक राक्षस को जगाकर वहां से भाग गई। अब होप जेनेट को कहती है कि हम सब साथ मिलकर उससे उस एनर्जी कोर को लेने की कोशिश करेंगे, और वो तीनों निकल पड़ते हैं उस एनर्जी बॉक्स कोर की तलाश में। इधर कैंग स्कॉट को उसकी बेटी की जान की धमकी देकर उसे मनवा लेता है कि तुम मेरे लिए एनर्जी कोर लेकर आएगा। अब स्कॉट एनर्जी कोर को लेने के लिए चला जाता है, लेकिन वह जैसे ही एनर्जी कोर की सेंटर तक पहुंचता है तो उसे कुछ अजीब सी फील होने लगती है। वहाँ देखता है कि मेरे ही जैसा यहाँ पर कई सारे लोग बनते ही जा रहे हैं। स्कॉट को अब कुछ नहीं समझ आ रहा था। वह जितने ही ज्यादा सोचता उतने ही जैसे उसके हमशक्ल बनते ही जा रहा था। अब ये सब इसकी सोचने की पॉसिबिलिटी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा भागदौड़ मच जाती है, क्योंकि अब सब स्कॉट उस एनर्जी कोर तक पहुँचना चाहते थे। और इस चक्कर में मेन स्कॉट इन सारे स्कॉट के नीचे ही दबा रह जाता है, लेकिन वह अपने सारे हमशक्लों की मदद से उन्हें एकजुट करता है, और वह ठीक वैसे ही करते हैं जैसे कि चींटियां करते हैं। अब वह जैसे ही उस एनर्जी कोर तक पहुंचने ही वाला होता है, वैसे ही वह नीचे गिरने लगता है। लेकिन तभी वहां पर होप आकर स्कॉट को बचा लेती है। अब ये लोग पेन पार्टिकल का इस्तेमाल कर फिर से इस एनर्जी कोर को छोटा कर लेते हैं, और तभी वहां पर जेनेट और हैंक आ जाते हैं। अब जेनेट स्कॉट को ये एनर्जी कोर कैंग को देने से मना कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे कैंग आता है और वह स्कॉट से उस एनर्जी कोर को छीन लेता है। अब स्कॉट और होप उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वह जेनेट को भी अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, और इधर हैंक मोडॉक से लड़ने में बिजी था। इधर कैंग जेनेट को बताता है कि जब मैंने टाइमलाइन में झांककर देखा तो कई सारे मल्टीवर्स धीरे धीरे खत्म हो रहे थे, और वो भी वहाँ के रहने वाले लोगों की वजह से ही, और इसी वजह से मैंने टाइमलाइन पे अपना कंट्रोल कर लिया, और जो भी यूनिवर्स खत्म होने की कगार पे आया उसे मैंने खत्म होने से पहले ही उसे मिटा दिया। और भले ही मैं कई सारे करोड़ों लोगों को मारा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर स्कॉट और होप के पास हैंक आता है, उसके साथ उसके एंट भी थे जो कि काफी बड़े बड़े लग रहे थे। हैंक स्कॉट को बताता है कि जब मेरे चींटियां सब इस क्वांटम रेल में आए तो
एक ही मिनट में कई सारे वर्ष गुजारते हुए आए और ये सब अपने इंटेलिजेंट दिमाग की वजह से और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होते गए और फाइनली मेरे चींटियों ने ही अपने टेक्नोलॉजी की मदद से मुझे ही ढूंढ लिया। और जब कैसी को गार्ड्स ले जा रहे होते हैं तो वहाँ उन्हें मार पीट कर जिंटोरा को भी आजाद करा लेती है। इसके बाद जिंटोरा कैसी को कहती है कि मुझे लोगों को मैसेज देना पड़ेगा कि तुम सब मिलकर कैंग के ठिकाने पे हमला करो, हम सब साथ मिलकर उसे हरा सकते हैं। अब कैसी वहाँ के सिस्टम को किसी भी तरह हैक कर उन सारे लोगों को यह मैसेज देती है कि कैंग के सारे लोग टावर के अंदर हैं और तुम सब सारे मिलकर कैंग के टावर पे हमला करो। अब इस मैसेज को स्कॉट भी सुन रहा था। अब सभी एक साथ मिलकर टावर की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अब कैंग अपने सारे एम्पायर के साथ वहाँ से भागने की फिराक में था। अब वहाँ उस एनर्जी कोर को अपने शिप में लगा देता है और लॉन्च का ऑर्डर देता है, लेकिन अब तक स्कॉट अपने बड़े रूप में आकर वहाँ पर चारों तरफ तहस नहस करने लगता है। कैंग के सारे हथियार स्कॉट को रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर तब तक जिंडोरा के लोग भी आकर उन सब पर हमला करने लगे थे। वहाँ के सारे लोग टावर के काफी करीब आ चुके थे। इधर जब मोरॉक कैसी को मारने ही वाला था, तब कैसी अपनी बड़ा साइज कर उसे एक जोर से चमाट लगाती है और उसे मार पीट कर वहीं पे फेंक देती है। कैसी उसे कहती है कि तुम अभी भी सुधर कर कोई अच्छा काम कर सकते हो। इधर कैंग का शिप अब उड़ने ही वाला था, लेकिन स्कॉट के एक ही झटके में वो शिप टूट जाता है, जिसकी वजह से कैंग बाहर आ जाता है और वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को मारने लगता है, जिसका सामना कोई भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि स्कॉट भी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। वहाँ स्कॉट को कहता है कि तुम्हें मालूम नहीं कि मैंने कितने सारे यूनिवर्स को खत्म किया है और इसी के साथ मैंने कितने सारे अवेंजर्स को भी मार डाला। लेकिन तभी वहाँ पर बड़ी बड़ी चींटियां यानी कि एंट्स, जिन्हें हैंक लेकर आया होता है, वे सभी एंट्स हैंक के ऊपर हमला करते हैं। वहाँ चींटियां इतनी ज्यादा कगार में थी कि कैंग को उन्हें रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहाँ अपने चारों तरफ एक कवच को बना लेता है जिससे वहाँ उन सब से बच सके, लेकिन तभी उसके ऊपर मोरडॉक का हमला होता है जिससे उसका कवच टूट जाता है और इसी के साथ वहाँ पर मोरडॉक की मौत हो जाती है और सारे चींटियां मिलकर कैंग के ऊपर हमला करते हैं। तभी जेनेट उसे बताती है कि तुम सब जल्दी से टावर में आ जाओ, हम सब यहाँ से अपने पृथ्वी पे जा सकते हैं और हमारे पास टाइम भी काफी कम है। वे सब जल्दी से उस टावर के अंदर पहुँचते हैं। वहाँ पे जेनेट उस एनर्जी कोर के इस्तेमाल कर एक पोर्टल बनाया था जिसकी मदद से वे सब पृथ्वी पे आने लगे, लेकिन तभी यहाँ से सबके जाने के बाद स्कॉट के ऊपर कैंग का हमला होता है। कैंग स्कॉट को मारने लगता है। वहाँ स्कॉट को मारकर खुद ही उस पोर्टल से बाहर जाना चाहता था, लेकिन स्कॉट अपनी पेन पार्टिकल की मदद से उस पोर्टल को ही खत्म करने लगता है। अब ये देखकर कैंग वहाँ से जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे ही पोर्टल से बाहर निकलने वाला होता है तभी उसके सामने होप आ जाती है। वहाँ कैंग को मारकर उस एनर्जी कोर के पास फेंक देती है, जिसके फटने के साथ ही वहाँ पे कैंग की मौत हो जाती है और साथ ही ये पोर्टल भी बंद हो चुका था। मगर होप और स्कॉट इस बात से खुश थे कि उन्होंने क्वांटम रेल्म को पूरी तरह तहस नहस होने से बचा लिया। अब इधर कैसी अपनी डिवाइस की मदद से फिर से उस पोर्टल को ओपन कर देती है और तब स्कॉट और होप क्वांटम रेल्म से बाहर पृथ्वी पे आ जाते हैं। अब स्कॉट इन सारी वाकया के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे याद आता है कि कैंग ने मुझे बोला था कि अभी इससे भी बड़ा खतरा मेरे पास आने वाला है। इन सारी बातों को सोचने के बाद स्कॉट थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन वह फिर से अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगता है और साथ ही वह अपनी बेटी कैसी का बर्थडे मनाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है, जिसके बाद आता है इस मूवी का 2 पोस्ट क्रेडिट सीन। पहले पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें कैंग की काउंसिल को दिखाया जाता है, जिसमें कई सारे अलग अलग वर्जन के कैंग होते हैं और वही काउंसिल के मेन कैंग को निकालकर क्वांटम रेल में भेजा गया था। और ये सीन हमें आने वाले खतरे यानी कि अवेंजर्स कैन डायनेटिक्स फिल्म का संदेशा देती है। और हमें मूवी के दूसरे पोस्ट क्रेडिट सीन में लोकी और मोरबियस कैंग के दूसरे वर्जन के साथ में दिखते हैं, जिसकी शक्ल लोकी पहचानता है और वह मोरबियस को बताता है, जिससे हम लोग आने वाले सीजन लोकी 2 में देख सकते हैं। और इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे खत्म होती है। सो गाइस, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा, और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।